तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर डी श्रीधर बाबू गैर मुल्की दौरे के बाद बुध को हैदराबाद लौटे कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर IT श्रीधर बाबू अमेरिका और जनूबी कोरिया के 11 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए थे ताकि सरमायाकारों को राग़िब किया जा सके। अमेरिका और जनूबी कोरिया के कामयाब दौरे के बाद रेवंत रेड्डी पर मुश्तमिल वफ्द हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान और कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज शाम कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस का संगे बुनियाद रखेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर विदिशा के कलेक्टर के तबादले पर तनकीद की और कहा कि कलेक्टर ने चूंकि बीजा मंडल केस में कानून की पासदारी की है, इसलिए उसका तबादला किया गया है। मध्य प्रदेश की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज विदिशा के जिला मजिस्ट्रेट बुधेश कुमार वेदिया का तबादला किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए MP हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कलेक्टर का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उसने बीजा मंडल केस में कानून की पासदारी की। सदर मजलिस ने कहा कि वक्त तरमीमी बिल में कलेक्टर को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसकी एक मिसाल विदिशा में देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ किए गए फैसले पर हैदराबाद MP ने कहा कि UP CM का बयान ये वाज़ेह करता है कि वो रियासत में शफाफ और आज़ादाना ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। UP के चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुसलमानों और यादव तबके के अफसरान को मुकर्रर न करने के फैसले पर बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को गलत साबित करें और शफाफ व आज़ादाना इंतखाबात मुनक्किद करवाए। विधानसभा के 10 जो अभी इस वक्त जिले हैं वहां से शुरू करने की बात की जा रही है, मुरादाबाद को एक। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाई इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि चुनाव कराना यह संविधान की आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा ऑफिसर रहेगा नहीं रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अब इलेक्शन कमीशन से हमारी अपील है कि जब मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि ये दो समुदाय के लोगों को वो नहीं रखना चाहेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गलत साबित करें और ये जो 10 बाई इलेक्शन होंगे उसको फ्री एंड फेयर करवाएं। आपको लगता है कि इस तरीके से कोई कास्ट या फिर कोई रिलीजन को लेकर खासकर अफसरों के बारे में टिप्पणी करना? तो ये देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो तो किसी कास्ट को या किसी रिलीजन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। और मुख्यमंत्री का ये कम्युनल बिहेवियर है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अपने कम्युनल चश्मा लगाकर देखते हैं, तो ये तो उनका हमेशा से ही बर्ताव रहा। तो इससे ये मालूम होगा कि इससे मालूम होता है कि मुख्यमंत्री कितना नफरत करते हैं उन समुदायों से जिनका इन्होंने जिक्र किया है। विदिशा वाले पे अगर आप बात करें, को देख रहे हैं आप, उस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है, आपने जो ट्वीट किया उसको। देखिए, मैं जो शुरू से हम जिस बात का खदशा का इजहार कर रहे थे कि जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के ASI का गज़ीट है जिसमें मस्जिद है,
और संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गज़ेट में मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको आप जक्स्टपोज कर देखिए कि प्रेजेंट वक्फ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अब जबकि कलेक्टर को आप शिफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस की बात को नहीं माना, तो हमारा जो एप्रीहेंशन और खदशा है कि अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते, उस दरगाह में जो उसके जो उसूल हैं उसको ख़त्म कर सकते, क़ब्रस्तानों को घोषित कर देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदेशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। अब आगे किस तरीके से अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं इस पूरे जी अब तो खैर अब तो स्पीकर साहब ने हमको मेंबर बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जेपीसी बनेगी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी नहीं मालूम, जब मीटिंग होगी तो हम उस पर कैसा बोलेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग जो है 1955 से या 50 से वहाँ पर उन ज़मीनों पे रह रहे हैं। हम संगारेड्डी भी गए थे, हम विकास वहाँ पे भी गए थे, तो बाकी जगहों पर जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं गरीब मुसलमान भी है, गरीब हिंदू भी है जो अपने मतलब दादा परदादा की ज़मीन मानकर वहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। आज उनको बोल दिया गया कि ये वक्त की ज़मीन, आज नहीं बोला गया, 2001 में बोला, 2001 का गैजेट आज नहीं बोला गया उनको। गज़ेट कौन इशू करता है आप बताइए? नहीं, गज़ेट कौन इशू करता है? वक्फ बोर्ड तो इशू नहीं करता गज़ेट, सर्वे कमिश्नर सरकार का होता है। सर्वे कमिश्नर सरकार के पैसों से सर्वे करके रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को प्रदेश की सरकार गज़ेट इशू करती है। वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक उसको? नहीं, जब आप सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट के पैसों से करता है, गज़ेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको करते हैं। और अगर किसी को ये आपत्ति है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोर्ट को जाइए ना। जब स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करके उसको गज़ेट इशू करती है तो चाहे कोई भी हो, मुसलमानों के लिए 1 साल का टाइम है उनको, उस गज़ेट के इशू करने के बाद 1 ईयर का ऑब्जेक्शन उनको टाइम दिया जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप ऑब्जेक्ट करिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप ये बोलेंगे कि भाई सरकार उसका कर रही है हम नहीं मानेंगे, बोल तो फिर किसका मानेंगे फिर आप? तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने बताया कि कई कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी की है और लोग जानते हैं कि उनका गैर मुल्की दौरा कामयाब हुआ या फिर फ्लॉप हुआ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू अमेरिका और जनूबी कोरिया का 11 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद चहाशंबे को शहर हैदराबाद पहुंचे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई कंपनियों ने तेलंगाना में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। 1 मिनट भी ज़ाय किए बगैर तेलंगाना की तरक्की के लिए हर लम्हे को इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना था कि लोग ये बेहतर जानते हैं कि उनका दौरा फ्लॉप रहा या फिर कामयाब हुआ। అగ్రిమెంట్ వారు చేసుకుంటే వారు అప్పుడు పెట్టాలి కదా, వారు ఒక్కసారి ఫోటో దిగిపోగానే అగ్రిమెంట్ అవుతుందా? ఒక్కసారి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకోసారి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు ఎవరైనా? సరే మేమంటే చేసుకుంటాం అనుకో, పరిశ్రమలకు సంబంధించి మరొకసారి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఆ రోజు వారి పరిచయం అయినంత మాత్రాన ఆ రోజు వారికి నమ్మకం లేకుండానేమో ఈ రోజు మేము పరిచయం అయి మా ఆర్థిక విధానాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి, మా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఈ విధంగా ఉంటాయని నమ్మకం ఇస్తే వారు ఎంఓయూలు కానీ అగ్రిమెంట్లు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది పరిశ్రమలకు సంబంధించి విధి విధానాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఈరోజు ఎందుకు అప్పుడే ఇంకా 7 నెలలు కాకముందే అప్పుడే ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంక ఈ విధంగా ఎన్నో చూస్తే ఇంకెంత భయపడటమో ఆందోళన చెందటం జరుగుతుందో కనబడతాం. సో మూసీ సుందరీకరణ ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యింది? మూసీ సుందరీకరణకు సంబంధించి ఈరోజు ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రతినిధులతో వారి అధ్యక్షులతో కూడా మాట్లాడి ఈరోజు ఈ నగరానికి సంబంధించిన మూసీ నది
నల్గొండ జిల్లా వరకు కూడా ఆ ప్రాంత రైతులకు కానీ ఇక్కడున్న నీటి వనరులను పెంచడానికి కానీ ఉపయోగపడే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ఒక ఆర్థిక ఇంజన్గా మనకు రాబోయే కాలంలో ఈ సిటీలో దాదాపు 65 కిలోమీటర్ పూర్తి స్థాయిలో ప్రవహించే ఈ నదికి సంబంధించి రీజనరేట్ చేయాలనే ఒక ఆలోచన వారు ముందట పెట్టడం జరిగింది. వారు కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ప్రతినిధులు కూడా ఒక మంచి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి కూడా మేము మా వంతు సహకారం అందించే ప్రయత్నంలో ముందుంటామని కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. మరి మేము మా రిపోర్ట్స్ తయారు చేయడం కానీ ఈరోజు వరల్డ్ బ్యాంకు సంబంధించి కానీ ఇతర ప్రతినిధులతో మూసీ నదిని ఏ విధంగా రీజనరేట్ చేయబోతా ఉన్నామో చెప్పి వారి సహకారం కూడా తప్పకుండా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल में बहुत सी खामियां हैं और उस बिल की सख्ती से मुखालिफत की जाएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साबिक सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल नाफिज करने जा रही है उस बिल में बेशुमार खामियां हैं, लिहाजा शहर हैदराबाद के उलमाए इकराम ने बाद अज़ मुशावरत उस बिल की मुखालिफत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करते हुए मरकजी हुकूमत को तनाज़ात पैदा नहीं करने चाहिए। मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कलेक्टर और पुलिस महकमे को इख्तियारात देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी ता क़यामत वक्फ प्रॉपर्टी ही रहेगी और उसका कोई मालिक नहीं होता। मोहम्मद सलीम ने मरकजी हुकूमत से क़वानीन में छेड़छाड़ करने के बजाय औक़ाफ़ी जायदादों की हिफाजत करने, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इक़दामात करने की अपील भी की। 1995 में जो एक्ट बना, उसके बाद में 2013 में जो एक्ट बना, इसके ऊपर रोशनी डालते हुए वक्फ को जो है ना जुडिशियल पावर दीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसके अंदर अपन ख़यानत नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना उसकी प्लानिंग करिए। इसके अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी है, एमपी साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप पार्लियामेंट में स्ट्रिक्टली बात करिए और जितने भी माइनॉरिटीज़ के एमपीस हैं और पूरे हिंदू भाई भी जो है वो लोग भी स्ट्रांगली जो है वक्फ के बारे में, क्योंकि वो लोग भी एक समझदार है। ये नहीं कि कोई भी बिल लाएंगे तो पास होने का सवाल नहीं है। हम चंद्रबाबू नायडू साहब को भी एक मेमोरेंडम देंगे और हमारे केसीआर साहब के थ्रू जो है ना हम प्राइम मिनिस्टर के भी एक मेमोरेंडम देने लगाएंगे और हम जो है ना असद साहब को भी हम बिल के बोलेंगे कि भाई ये बिल को ऐसे चीज़ें होना है, उसमें जुडिशियल पावर पूरे इंडिया लेवल पे चाहिए। ये नहीं कि खाली तेलंगाना एक बोर्ड नहीं है, लाखों एकड़ ज़मीन है हमारी, लाखों एकड़ ज़मीन है। मैं समझता हूँ अगर सीरियसली लिए बोले तो 1 करोड़ एकड़ भी ज़मीन हो सकती, उसको सही मैनेजमेंट करे बोले तो उसको जो है ना सही तरीके से उसको जो है हमारी कितने एकड़ है उसकी पूरे गज़ट निकालिए। रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड आर्कोलॉजिकल से निकलता रिकॉर्ड, उसके लिए जो है ना थोड़ी मेहनत होती है। गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंटों से मेरी अपील है, स्टेट गवर्नमेंटों से, कि आप वक्फ प्रॉपर्टी को सेव करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेव करेंगे, आखिरत में भी सेफ रहेंगे, यहाँ भी सेफ रहेंगे। कोई भी रहो, मुस्लिम रहो या हिंदू रहो, कोई भी रहो, आप लोगों से मेरी अपील है, आप लोग हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज मत करिए। वक्फ प्रॉपर्टी ये गरीबों का असासा है। लोग जो वक्फ करके गए गरीब आवाम के लिए करके गए, ये नहीं कि बड़े लोग इंजॉयमेंट करो, बड़े लोग बिल्डिंगा बना लो, बड़े लोग कुछ भी करो, बल्कि नहीं है। गरीब जो लोग हैं, मंगने वाले, गरीब रिक्शे वाले, ऑटो वाले, गरीब लोग, मीडियम क्लास, जिसके ने खाने को खाना नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ से इमदाद जाना है वक्फ बोर्ड से। आज वो काम होने नहीं दे रहे हो, वही काम होना है। वहाँ से हर एक को पेंशन जाना चाहिए, जितने गरीब लोग हैं एक प्लानिंग करके वो तो भी करिए आप। वहाँ पर वक्फ बोर्ड के थ्रू गारंटी भी दीजिए, आप देखिए जो ना गरीब आवाम को कैसा सपोर्ट करना है वो करिए। ये नहीं कि आप लोग स्कीम्स लेके आए, स्टेट गवर्नमेंट भी लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई, वो स्कीम एक अलग है, मगर ये स्कीम जो है ना, जो लोग वक्फ करके गए वो प्रॉपर्टियों के जो पैसा है, जो गवर्नमेंट बस प्रॉपर्टियों पे बैठी हुई है, मतलब बास जगह गवर्नमेंट भी पार्टी है कोर्टों में, तो वो चीज़ को भी जो है ना रोकना कंपलसरी है। गवर्नमेंट खुद वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर अगर प्रोटेक्ट करे, पुलिस को पावर ये दीजिए कि आप जहाँ भी लैंड ग्रैबिंग हो रही बराबर हासिल करके वक्फ के हवाले करना चाहिए, वक्फ बोर्ड के हवाले करना, और वक्फ
वफ को प्रोटेक्ट करना है। पुलिस, कलेक्टर, MRO, जो भी डिपार्टमेंट है, GHMC रहो, कहीं भी रहो। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोकापेट में नए कॉग्निजेंट कैंपस का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कहा कि हैदराबाद का मुकाबला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक से नहीं बल्कि दुनिया से होगा। अमेरिका और जनूबी कोरिया का कामयाब दौरा करने के बाद लौटने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी एजेंडा सरमायाकारों को राग़िब करना था और इस मौके पर 3,1500 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनके पास हैदराबाद है और हैदराबाद का मुकाबला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक से नहीं बल्कि दुनिया से होगा और रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए रियासत को तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। చాలా మంది మిత్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం మారంగానే తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోటీ ఉంటుంది, తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెట్టుబడులు తరలిపోతాయేమో అని ఒక చర్చ. నేను ఒక మాట స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. నా పోటీ ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడుతో కాదు. నా పోటీ ప్రపంచంతోనే. హైదరాబాద్ నగరం నా దగ్గర ఉంది. कांग्रेस दौरे हुकूमत में बदउनवानी बढ़ रही है। हर रोज ACB एहलकार बदउनवान सरकारी अफसरान को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तियार में आए 9 महीने हो गए हैं। ऐसा लग रहा है अवाम के साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन भी हुकूमत से नाराज हैं। कई सरकारी महकमों में बदउनवानी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ACB एहलकार छापे मार कर हर रोज बदउनवान सरकारी मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि महकमा पुलिस के 20 से ज़ायद एहलकार भी रिश्वत लेने वालों में शामिल हैं। ये भी याद रहे कि पिछले 7 महीनों में 105 रिश्वतखोर एहलकार रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, जबकि पिछले 10 दिनों में 6 मामला दर्ज किए गए हैं। ACB ओहदेदारों की बरवक्त कार्रवाइयों के बावजूद बदउनवानी अपने उरूज पर है। साबिक वजीर व BRS MLA जगदीश रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना की हुकूमत गैर जिम्मेदार है। MLA जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में आज एक गैर जिम्मेदार हुकूमत है और पिछले 8 महीनों में हालात बेइंतहा बिगड़ गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत से वादों को पूरा करने का मुतालबा किए जाने पर पार्टी कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इख्तियार में आए 9 महीने हो गए हैं और ये कोई मुख्तसर वक्त नहीं है। स्कीमों के निफाज के लिए एक डेडलाइन भी मुकर्रर की गई थी, लेकिन वो डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है। हुकूमत ने अभी तक स्कीमात को नाफिज नहीं किया है। ఏం జరుగుతుంది ఈ 8 నెలల్లో అని చూస్తే వీధులలో పిచ్చి కుక్కలు ప్రజలను కరుస్తున్నాయి. కనకపు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాయేమో ప్రతిపక్షాలు కరుస్తున్నాయి. అంతకుమించి ఏం జరుగుతలేదు ఈ రాష్ట్రంలో. వీధి కుక్కలేమో ప్రజలను కరుస్తున్నాయి, పిల్లల్ని పెద్దల్ని చూడకుండా. ఇక్కడ కనకపు సింహాసనాల మీద కూర్చున్నాయేమో ఏంది ఇది అని అడిగితే ప్రతిపక్షాలను కరుస్తున్నాయి. हैदराबाद के पुराने शहर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत CRPF कैंपस चंद्रान गुट्टा से तारीखी चार मीनार तक तिरंगा रैली निकाली गई। यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। चारशंबे को CRPF के ज़ेर एहतमाम CRPF कैंपस वाक़ई चंद्रान गुट्टा से एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि फलकनुमा
शालीबंडा से गुजरती हुई तारीखी चार मीनार के दामन में इख्तिताम को पहुंची। सीआरपीएफ के डीजी विजय भास्कर व दीगर ओहदेदारों ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आज हम एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 70th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन से मुताबिक से हम एक बाइक रैली निकाल दिया है और चांद्रायणगुट्टा सीआरपीएफ कैंपस बारकस से हर साल जैसे हम ये करते। ये बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य है ये मैसेज स्प्रेड करना है, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ये हमारा देश का बैकबोन है। सो ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए आया है। वैसे ही सीआरपीएफ ने इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यूज में और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में और कुछ वार जैसे सिचुएशंस में ये काम कर। शहर हैदराबाद में वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मिली तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया है। मुतनाज़ा बिल को नाफिज करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम इस बिल के खिलाफ मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। शहर हैदराबाद की दीनी, मिली, सियासी और समाजी तंजीमों जैसे कि मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, MPJ, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, तंजीम आवाज़, मजलिस बचाओ तहरीक व दीगर की जानिब से बुध को मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। एहतजाजियों ने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी, सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने वक्फ तरमीमी बिल के नफाज को मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया और कहा कि मुसलमानों की जायदादों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों की मैशियत को तबाह करना चाहती है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने सेक्युलर जमातों और सेक्युलर अवाम से अपील की है कि वो इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरें और एहतजाज दर्ज करवाएं। तो ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं तो क्या हमको मंदिरों की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या देवस्थानम की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या इंडोमेट में जो ना मुसलमानों को लिया जाएगा? ये नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों की जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कानून में कहा गया है कि अगर किसी ज़मीन पर, वक्फ लैंड पर 12 साल अगर कोई कब्जेदार है तो वो उसका मालिक होगा। तो अब इसके साथ ये बता दो आप कि अगर सरकारी लैंड पर भी कोई कब्जेदार है तो उसको मालिक तस्लीम कर लेंगे आप? उसको मालिक तस्लीम कर लेंगे? तो ये भी होना चाहिए। क्या नर्म जो है ना मुसलमान दिखे, तकलीफ देने के लिए हम ही दिखे? हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इंडोमेट में कितनी ज़मीन है, उस पर तुम्हारी तवज्जो क्यों नहीं है? ये मोदी सरकार की एक तरफा कार्रवाई है और ये मुसलमानों की मईशत को तबाह करना चाहती है। और यही वो मोदी सरकार है कि हमारे मदरसों की रीढ़ की हड्डी जो चमड़े का जो है ना वहाँ पर जो है ना कारोबार होते थे उसको रोक दिया गया और मुसलमानों के मदरसों पर पाबंदी लगाई गई। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लूटा जा रहा है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम तमाम जमातों से, तमाम सेकुलर आवाम से अपील करते हैं कि इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आइए। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एहतजाज करने से नहीं होता। हमको अपना हक़ मांगना नहीं है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतासिरा के लिए इंसाफ का मुतालबा किया है। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर की असमत दरी और बहिमाना कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में डॉक्टरों ने चारशंबे को हड़ताल की है। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी डॉक्टरों ने एहतजाज दर्ज करवाया और मुतासिरा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। डॉक्टरों के एहतजाज के नतीजे में तिब्बी खिदमत मुतासिर हुई। उस्मानिया जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता वाक़े की मुतासरा के साथ इजहार यकजहती करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर की असमत दरी और बहिमाना कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। चारशंबे को दिल्ली के एम्स समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में डॉक्टरों ने एहतजाज दर्ज करवाया है। शहर हैदराबाद के
गांधी अस्पताल के साथ साथ उस्मानिया जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने भी एहतजाज किया और अपनी खिदमत का बायकॉट किया। डॉक्टरों के एहतजाज और हड़ताल की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। तिब्बी खिदमत बुरी तरह से मुतासिर रही। रचाकोंडा पुलिस ने बालापुर में एक रॉडी शीटर का फिल्मी अंदाज में कत्ल करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट बालापुर पुलिस हदूद में 9 अगस्त को ख्वाजा रियाजुद्दीन नामी हिस्ट्री शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई थी। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मरकजी मुलजिम मोहम्मद हमीद फिलहाल मफरूर है और वो दुबई में रूपोश है। उसने रियाजुद्दीन के कत्ल के लिए सुपारी दी थी। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनमें कत्ल के लिए इसलाह और मोहलिक हथियारों का बंदोबस्त करने वाले भी शामिल हैं। सीपी ने बताया कि 9 अगस्त को मौका मिलते ही टोली ने रियाजुद्दीन की मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और जब वो सड़क पर गिर गया तो उस पर हमला कर उसकी जान ले ली गई। रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बताई हैं। कंचनबाग का रोडी शीटर ये हमारा मीरपेट में एक घर है, इधर भी ठहर रहे। उनका नेबर हमीद, उनसे थोड़ा एनिमोसिटी डेवलप हुआ। वो नेबर्स होने होते थोड़ा गड़बड़ उनका बीच में चल रहा है। उससे ज्यादा उनका एक वाटर प्लांट रखा। हमीद मेन अक्यूज वो दुबई में है, वो प्लान किया, वो किंग पिन वही है। वो इनसे ये लैंड में वो वाटर प्लांट रखा, उसका डिस्प्यूट क्या है बोलते तो ये डिसीज रियाज है। रियाज बोलते हैं ये मेरा लैंड है, हमीद बोलते हैं ये मेरा लैंड है। वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उनका बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। वो उसमें ये वो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। इसी के लिए उनको मारने के लिए, थोड़ा टेरराइज करने के लिए वो यूपी से वेपन ले आके वो वेपन से उनको अटैक करके और उनका अटैक करने के समय थोड़ा दूसरा लोगों को मदद भी ले लिया। सलीम उनका फ्रेंड्स को, ब्रदर को लेके और इसमें 8th इवनिंग को रात में मर्डर किया। मर्डर करने के बाद ये पूरा लोग इधर से एस्केप हुआ। देन वी फॉलोड टेक्निकल एविडेंस से वो लोगों को पूरा पीछे करके वो क्या मूवमेंट है उनको पता होने के बाद वो पैसे लेने के लिए एक इधर फार्म हाउस में आया। उस समय में एक्यूज को हम अरेस्ट किया। इससे एक इम्पोर्टेंट गैंग पूरा नया तरीका से एक डॉन बनने के लिए कोशिश कुछ कर रहे हैं। मैं दुबई से ऑपरेट करता हूँ बोल के कुछ नया चीज करने के लिए प्लान किया। वो एंटायर थ्रॉटल किया वो एक्टिविटी को। पूरा गैंग को हम अरेस्ट किया और 2 आदमी वो उनको वेपन दिया। उनका वो यूपी में उनको भी ले आएंगे। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में आरटीसी बस कंडक्टर की जानिब से लड़कियों के साथ बदसलूकी करने, आधार अपडेट न होने और बैग से आधार कार्ड निकालने में ताखिर होने पर उन्हें बस से नीचे उतारने का वाक़या पेश आया। जराये ने बताया कि शादनगर से केशवपेट मंडल के संगम गांव के लिए सुबह और शाम के औकात में आरटीसी बसें चलाई जाती हैं। मज़कूरा गांव के तलबा व तालिबात तालीम के हुसूल के लिए शादनगर जाते हैं। बताया गया है कि एक बस कंडक्टर ने तालिबात के आधार कार्ड अपडेट न होने, आधार कार्ड पर तस्वीर सही न होने पर उनके साथ डांट डपट की। तालिबात ने शिकायत की है कि बैग से आधार निकालने में ताख़ीर होने और टिकट लेने के बावजूद उन्हें बस से उतार दिया गया। कंडक्टर के रवैये से तंग आकर मुतासिरा तालिबात ने शादनगर आरटीसी डिपो मैनेजर के पास शिकायत दर्ज करवाई है। मैनेजर ने कहा है कि बाद तहकीकात कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। నా పేరు ఇందు, నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. అందరూ బస్సులో వెళ్తుంటే చిన్నప్పుడు ఆధార్ కార్డు అప్డేట్ చేయకుంటే ఆయననేమో మీరు గాడిదలుగానే కూతురా, బలంగానే కూతురా, 15 ఏంటి మీరు చదువుకొని కూతురా అని చెప్తుండు. అయితే మీ గాడిది ముండా మీకు తెలియలేదా మీరు ఏమని బస్సులోకి వెళ్ళి మధ్యలో దింపేస్తుండు. గలీజ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నా. మీరు బాయ్స్ దిక్ ఎందుకు పోతారు, ముందర వాళ్ళనేమో డ్రైవర్ ఏమో ఎంకలకి వెళ్ళి నమ్మ కింద పడతారని ముందు ఎంకలు పంపిస్తే మీరు బాయ్స్ దిక్ ఎందుకు పోతారు, మీరు ఆడోళ్ళ మగోళ్ళ అని ఎంకలకి మళ్ళీ మమ్మల్ని తిడతాడు. ఎంకలకేమో మళ్ళీ ముందర కూర్చోబెడతారు. పైసలు ఇచ్చినా కానీ తీసుకెళ్ళాం. బస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సంజయ్ నుంచి
ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్ కి మేము రిక్వెస్ట్. నా పేరు సమరి, నేను 10th క్లాస్ చదువుతున్నా. సంఘం నుంచి వెల్జేలకు వస్తే ఆ అంకుల్ రోజు తింటారు, ఆధార్ కార్డ్ చిన్న ఉన్నాయి, బస్సులకి వెళ్ళి దింపేసి ఏంటి నువ్వు చదువుకోనికే పోతున్నావా. हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से नागौल मेट्रो स्टेशन पर मुफ्त पार्किंग की सहूलत खत्म कर दी गई। पार्किंग की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए अब फीस अदा करनी होगी। नागौल मेट्रो स्टेशन के मुसाफिरीन को आज सुबह उस वक्त उलझन और मायूसी का सामना रहा जब मुफ्त पार्किंग की जगह अचानक फीस वसूल करने का ऐलान किया गया। इस अचानक तब्दीली ने मेट्रो रेल से इस्तेफादा हासिल करने वाले अफराद को नाराज़ कर दिया। पार्किंग अटेंडेंट और मेट्रो अमले के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। पार्किंग फीस 10 रुपये से 120 रुपये तक मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल 2 घंटे के लिए खड़ी करने पर 10 रुपये, 8 घंटे के लिए 25 रुपये और 12 घंटे के लिए 40 रुपये पार्किंग फीस देनी होगी। पार्किंग फीस की अदायगी बजरिए पार्क हैदराबाद नामी ऐप के जरिए करने को कहा गया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब न होने की वजह से मुसाफिरीन को मजीद मुश्किलात पेश आई। हैदराबाद शहर के खैरताबाद इलाके की तर्ज पर वरंगल में भी गणेश का सबसे बड़ा मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। वरंगल जिले के इल्ममा बाजार में भद्रकाली उत्सव कमेटी के ज़ेर एहतमाम गणेश त्यौहार के मौके पर पहली बार 40 फीट की गणेश मूर्ति नस्ब की गई है। उत्सव कमेटी के मेंबरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजस्सिमे के एक पोस्टर की नकाब कुशाई भी की। वाज़ेह है कि हैदराबाद के खैरताबाद इलाके के बाद वरंगल में पहली बार 40 फीट ऊंची गणेश मूर्ति नस्ब की गई है। उत्सव कमेटी ने मिट्टी की बनी मूर्तियों को नस्ब करने का मशवरा दिया है ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके। वरंगल के कुछ खानगी अस्पतालों में आरोग्यश्री के जरिए इलाज करवाने वालों से 50% बिल की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि वरंगल के बहुत से खानगी दवाखाने रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब मरीजों को इलाज की सहूलत मुहैया करवाने के लिए नाफिज की गई आरोग्यश्री स्कीम के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आने वाले गरीब मरीजों से रकमी मुतालबा करते हुए डॉक्टर्स कारोबार कर रहे हैं। बताया गया है कि कुल बिल का 50% नकद अदा करने और बकिया रकम आरोग्यश्री के जरिए अदा करने का मुतालबा किया जा रहा है और नकद रकम की अदायगी के बाद ही इलाज शुरू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रेटर वरंगल में आरोग्यश्री इम्पैनल लिस्ट के तहत कई खानगी अस्पतालों के मरीजों को 24 घंटे तिब्बी खिदमात फराहम करनी होती हैं, लेकिन आरोग्यश्री खिदमात शाम 5 बजे के बाद ही बंद कर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।